हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2024 के 2024 का बॉयज का जो सेकंड शिफ्ट होता है, इस सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था 2024 में, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो प्री बोर्ड है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके फाइनल सीबीएसई बोर्ड में आने की पूरी तरह से क्या है, संभावना है। ठीक है दोस्तों, एक बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि प्री बोर्ड है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। प्री बोर्ड मतलब आपके बोर्ड से पहले आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपका ये आएगा, और वही चैप्टर आप अच्छे से ध्यान करते तो वहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किसके द्वारा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है ना कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर पहचानना है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर नंबर क्या हो जाता है, चैप्टर नंबर 12, जो हिस्ट्री के थर्ड बुक का 12वां चैप्टर है, संविधान वाला। वहां से ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो अब देखिए, ये हो गया पहला, आपने पहचान लिया। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने पहचान लिया कि चैप्टर नंबर 12 है, संविधान से जुड़ा हुआ है, तो संविधान से ही क्वेश्चन होगा। अब तो ऐसा नहीं है ना कि इसमें हमने 1857 की क्रांति का दिमाग लगाना है या गांधी जी का दिमाग लगाना है, वो तो नहीं होगा। तो इससे पहले आप चैप्टर पहचानिए। चैप्टर आपका हो गया। अब कहिए क्या कह रहा है कि किसके द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए, सबसे पहली बात आप याद रखिए कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए एक मिशन आया था, जिसका नाम था संविधान सभा। जो था, ये संविधान सभा के गठन के लिए एक मिशन आया था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूं, ताकि कई सारी चीजें आप यहां से कर लेंगे और उसके बाद उत्तर खुद ही निकाल लेंगे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन एक आया था जो भारत में 1946 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा के गठन की बात की गई। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के गठन की बात की गई। इसके लिए प्रांतीय स्तर पर लोगों ने चुनाव किया और संसद तो लोग चुने गए संविधान सभा के मेंबर, जिसमें टोटल 389 लोग थे। इनकी पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, पहली बैठक हुई। ठीक है दोस्तों, पहली बात क्लियर हो गई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को आपका दूसरा बैठक हुआ, जिसमें अस्थाई सदस्य, परमानेंट सदस्य किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। पहली बात। उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है, इसी में किसने प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया, तो अब आपका उत्तर निकल गया यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब भी आप करें तो उसके पीछे के डिटेल्स को पढ़ें, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की संभावनाएं भी बन जाती है। कुछ डाटा आपके पास हो जाते हैं, उससे आप क्वेश्चन आसानी से बना लेते हो और सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा यह टिप्पणी की गई कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बना दिया था। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या करना है, इसमें आपको ये चूज करना है कि ये कौन सा चैप्टर है। अब ये चैप्टर नंबर क्या है जी, 11 है। राष्ट्रीय आंदोलन यानी गांधी वाला चैप्टर है।
उसी में पूछ रहा है कि किसने ये कहा था अफ्रीका में कि अफ्रीका ने ही गांधी को क्या कर दिया, महात्मा बना दिया। किसने बनाया, अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया। तो ये आप एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, नोट करके जो दिया रहता है ना उसी में दिया है, रेड कलर में लिखा हुआ है चंद्रन देव नेशन। ये हमने अपने नोट्स में भी लिख रहा है, नोट करके नोट्स में भी हमने आप लोगों को दिया है। इसका नाम का चंद्रन देव नेशन ने ही ये बात कही थी कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को क्या बनाया, महात्मा बना दिया। इससे पहले गांधी महात्मा नहीं था। हालांकि वो अलग बात है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, यानी गांधी जी को महात्मा का करके किसने संबोधित किया था, तो एक अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कह करके महात्मा उनको संबोधित किया था चंपारण के बाद, आने के बाद चंपारण के दौरान। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन महात्मा बनाया किसने उनको, साउथ अफ्रीका ने बनाया। ठीक है दोस्तों, अगला तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों पहली बात तो ये चैप्टर आपको किससे आ गया समझ में, पहला आपका चैप्टर नंबर 11 होगा, नेशनल मूवमेंट का ये भी क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ही ये पता चल जाता है कि आपको ये नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है तो आपका तुरंत काम क्लियर हो जाता है, यानी वहां पे होती है बात क्लियर होती है। अब कह रहा है कि उस दौरान यानी 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कई जगह पर वहां पे अपनी सरकार का गठन किया गया था। ऐसे में वो कौन सा सरकार का गठन था जहां पे हुआ था, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सतारा कहां पर हुआ था दोस्तों, सतारा और मेदिनीपुर, सतारा और मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था, अब देखिए सतारा कहां पड़ता है, सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में, सतारा कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, और मेदिनीपुर कहां पड़ता है, बंगाल में, बंगाल में। ठीक है दोस्तों, कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में किसके आदेश में बनाई गई थी। अब देखिए, अब ये चैप्टर नंबर क्या हो गया, फर्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर, सीधा सीधी क्या हो गया, फर्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर जिसका नाम था राजा, किसान और नगर। वहां से ये बात कर रहा है कृत्रिम गुफा बनाने की बात किसने कही थी, अशोक ने कही थी। अशोक ने ही बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कृत्रिम गुफाएं बनाई थी, 3 जगहों पे बनाई थी। तो इसका सीधा सीधी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि खाली स्थान भरिए। एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, खाली स्थान क्या है, अवध में 1857 के विद्रोह के दौरान डैश नामक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये सिंगल लाइन का फैक्ट है, इसमें कोई व्याख्या करने वाली बात नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फारिस्ट। ठीक है, फारिस्ट था, इसने ही इसके बारे में क्या किया था, बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं क्वेश्चन, हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन, ये भी क्या हो गया, जैसे ही संविधान सभा के गठन की बात आती है वैसे ही चैप्टर क्या हो गया, 11 नंबर चैप्टर यानी 12 चैप्टर हो गया। अब कह रहा है कि संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अब 4 बात है, इन चारों में से क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में देखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, मैंने बढ़िया ध्यान किया, लेकिन इस क्वेश्चन में ना कोई चीज ऐसा नहीं था जिस हिसाब से ये पूछा तो सही विकल्प निकले, क्योंकि सही विकल्प इस क्वेश्चन में कहीं से भी हमको दिखाई नहीं दिया। अब आप हमने देखिए, हम सब देख रहे हैं, इसके बाद हम विकल्प अपना खुद ही एक नया बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था। नहीं, ये गलत बात है। यहां पर सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। यहां पर क्या हुआ था, तो इसके पहले 1946 में जो चुनाव हुआ था और उस दौरान जो प्रांतीय
जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, क्या थी? प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, विधान सभा, इन्हीं के सदस्यों ने इनका चुनाव किया था। तो इनका चुनाव क्या हुआ था? प्रत्यक्ष न होकर के इनडायरेक्ट हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो सीधी सीधी बात हुई, ये गलत हो गया। अच्छा, अब सो रहा है कि सही विकल्प चूज नहीं करने की बात कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि नई संविधान सभा में हिंदू महासभा प्रभावशाली थी। नहीं, इसमें कांग्रेस प्रभावशाली थी। कौन प्रभावशाली था दोस्तों? कांग्रेस था। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। पहली बात क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहा है कि लिंग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा। देखिए, एक ये बात सही है, ये एक इसमें सही कह रहा है कि लिंग यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा। ये बात बिल्कुल सही है और इन्होंने बहिष्कार किया भी था। क्या किया था? इन्होंने बहिष्कार किया भी था। ठीक है दोस्तों, पहली बात क्लियर। यानी पूरे ऑप्शन के साथ 1, 2, इसमें तीसरा क्या हुआ? ऑप्शन सही दिख रहा है, तब ना हम सही करेंगे। अच्छा, चौथा कह रहा है कि संविधान सभा में 98% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। नहीं, 98% सदस्य कांग्रेस के ही नहीं थे। इसमें लगभग 69% से लेकर के 82% के बीच में क्या थे? कांग्रेस के सदस्य थे। मतलब इतना थे, 98% नहीं थे। तो इसका मतलब कि ये भी बात क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे में केवल 3 ही तो सही दिख रहा है। आप कहीं से पता कर लीजिए, कोई भी संविधान का किताब उठा कर देख लीजिए, जो बात मैंने बताया है यही सत्य है, यही बिल्कुल 100% है। इसी बात को एनसीईआरटी फॉलो भी करती है। ऐसे मिस्टेक है। अब इसमें कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल एक तो सही नहीं है, एक तो गलत ही गलत है। कह रहा है कि 1 और 3 सही है। चलो हम 3 तो मान लिए, लेकिन एक तो गलत है, सरासर गलत है, सार्वभौमिक मताधिकार था ही नहीं। उसके बाद कह रहा है कि 2, 3, 4 सही है। हम मान लिए कि 2 सही है, 3 कहां से? 3 ही तो सही है, 2 और 4 तो गलत ही गलत है। 2 और 4 यानी 2 और 4 भी गलत ही है, 3 ही तो सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है जो ये पेपर पूछा गया था। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि इसमें 3 सही है, इसी को आप विकल्प 3 बना लीजिए और ये सही कर लीजिए। ऐसा हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीरियस है, गलती सही किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। कह रहा है कि 2 कथन यानी कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। कह रहा है कि यहाँ 2 कथन है जिन्हें अभिकथन ए तथा कारण आर के नाम से जानते हैं। नीचे दिए गए कोड के अनुसार इनको सही गलत पहचानना है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित हुआ। टोटली गलत है, आसान साबित नहीं हुआ था, पसीने छूट गए थे, बड़ा दिक्कतें हुई थी, इसलिए क्या हो जाएगा? कथन तो एक गलत हो जाएगा। आसान साबित नहीं हुआ, बड़ा कठिन साबित हुआ। अच्छा, दूसरा कह रहा है मई जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे में ऑप्शन कहां जाएगा जी? ए सही है, ए सही है, यानी ए गलत है, गलत है ए, तो ए असत्य है किंतु आर क्या है? सत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है क्वेश्चन? ये चैप्टर नंबर आपका 10 है, चैप्टर नंबर 10 है। 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ चैप्टर है। पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो किससे था? संविधान से जुड़ा हुआ 12वां चैप्टर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप चैप्टर डिसाइड कर लेते हो ना, आपका काम बहुत आसान होता है दोस्तों, मेरे अनुसार यही काम उचित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये क्या कह रहा है? उचित विकल्प पहचानिए। जलाशय की बात कर रहा है, मनके की बात कर रहे हैं, यानी ये चैप्टर कौन सा है? पहली बात तो ये चैप्टर नंबर क्या हो गया? चैप्टर 1 हो गया, जो हड़प्पा से क्वेश्चन पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ पर बन रही है। क्या क्वेश्चन है जी? तो कह रहा है कि हाल ही में यहां से मनकों में छेद करने वाले विशेष उपकरण मिला है। यानी कौन सा जगह है जहां पे मनका में, मनका मतलब होता था गहना, गहने में छेद करने वाला उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है? एक तो बात ये हो गया। अब यह स्थान है कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। कालीबंगा से तो मिला नहीं था, ये कालीबंगा से तो कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, हड़प्पा से भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मनके बनाने का साक्ष्य प्रमाण ही नहीं मिलता है। राखीगढ़ी हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था, तो कहीं ना कहीं धौलावीरा से होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है यहां से मिले जलाशय। हाँ, जलाशय का प्रमाण तो मिला था, धौलावीरा से आपको क्या मिला था? एक जलाशय भी मिला था।
ठीक है, कृषि के लिए प्रयोग करते होंगे। दूसरा, यहां से स्टेडियम, स्टेडियम की प्राप्ति हुई है, यानी ये दो चीजें मिली थी। इसके अलावा मनकों के छेद करने वाले प्रमाण, वैसे तो मन का लोथल से और चनहुदड़ों से मिला था, लेकिन यहां पर भी छेद करने वाला प्रमाण मिला था, ये भी ऑप्शन में आएगा, एनसीईआरटी का आता है। और इस प्रकार से जो जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता होगा, ये बात भी बिल्कुल का सही है। तो किसके पक्ष में जा रहा है? धौलावीरा के बात में। जो धौलावीरा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ वाला जो प्रदेश था ना, उसी इलाके में धौलावीरा पाया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलिए। बाबरनामा किताब का नाम है। बाबरनामा जो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा में लिखा, और बाबरनामा को किसने लिखा था? खुद बाबर ने ही लिखा था। खुद किसने लिखा था? बाबर ने। बाद में चल करके बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया। किस नाम से? तुजुक ए बाबरी के नाम से। क्या नाम से? तुजुक ए बाबरी के नाम से अनुवाद किया गया था। तुजुक ए बाबरी। अब पूछ रहा है कि पुस्तक की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने, बाबर ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, गुलबदन बेगम ने? नहीं, बाबर ने इस किताब की रचना की थी, जिसे बाबरनामा कहते हैं। और इसको तुर्की में लिखा गया था, आगे चल करके फारसी में तुजुक के बाबरी के नाम से इसका अनुवाद किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जोतदारों की स्थिति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहली बात तो क्या हो गई? नहीं पूछ रहा है, यानी कौन कौन सत्य है? कह रहा है कि गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, ये क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, कौन सही नहीं है? यानी कौन सही है, कौन कौन सही है? एक ही तो सही होगा इसमें, कौन सही है? जॉन एक सही नहीं है, बाकी तो तीन सही है, एक कौन गलत है? इसके बारे में आपको हमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि ये जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थे, सही है। अगला कह रहा है जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे लगभग 1000 एकड़ तक भी अर्जित कर रखे थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। जोतदार गांव की जमा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न रहते थे, नहीं ये बात गलत है, नहीं ये बात सत्य नहीं है। यही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। जोतदार जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी कर देते थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत क्या है? सी। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन, ये कौन सा चैप्टर है? ये आपका चैप्टर है 8वां। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है, जो सेकेंड बुक का 8वां चैप्टर है, जमींदार वाले चैप्टर से। थोड़ा सा आप गौर करेंगे, एमसीक्यू बहुत टफ नहीं होता है, आपके पास ही होता है। नहीं एक बार में समझ में आए, 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही शासकों का चयन करिए। अब देखा रहा है, इन्होंने शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किया। देखिए चैप्टर नंबर 2 आ गया। सिक्का वाला मामला जब भी आएगा तो कुषाण सैन्य कनिष्क वाला आएगा। ये चैप्टर नंबर 2 राजा किसान नगर से ही जुड़ा होगा। अब कह रहा है कि पहली बार प्रतिभा के साथ, मतलब अपनी चित्र के साथ सिक्का जारी करने का प्रमाण मिला। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण भी स्थापित किया। कौन से व्यक्ति थे? तो ये बात हो रही है हिंद यूनानी शासकों के बारे में। हिंद यूनानी शासक के कथन को सिद्ध कर रहा है। कौन से कर रहा है दोस्तों? हिंद यूनानी कथन को ये सिद्ध कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझते चलिए और बहुत इत्मीनान से आप इसे बनाइए, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सी फसलें जिन्स ए कामिल, ये तो भैया बोर्ड में पूछ चुका है और प्री बोर्ड में भी पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिन्स ए कामिल किसे कहता था? सबसे पहला दोस्तों आपके पास क्या आएगा ऑप्शन में? ये आप समझिए कि चैप्टर नंबर 8 का है, जमींदार वाला। फिर कृषि से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में आईने अकबरी बताता है।
और फिर दो फसल थे जिसको जिन्स कामिल में रखा जाता था। एक तो था गन्ना और दूसरा था कपास। गन्ना और कपास को जिन्स एक कामिल की श्रेणी में, यानी जिन्स एक कामिल का मतलब सर्वोत्तम फसल, उत्तम फसल। कौन सा फसल? उत्तम। उत्तम फसल के नाम से जानता है। ठीक है, अब चलिए इतना तक बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? जो भी आए उसे बाद में बताइएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिलाने वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इन मेमोरियम, इसमें व्यक्ति का नाम है, जो लेखक है, जो चित्र है बनाया है, ये चित्र का नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है, मेमोरियम खा चला जाएगा रिलीफ में थॉमस। अब यहां से देखिए वन का खा, यहाँ का सी मिल रहा है, यही से आपका आंसर एक से ही आपका बन जाएगा। ये आपका चैप्टर क्या है? ये चैप्टर 1857 की क्रांति में जो चित्र दिए गए हैं ना एनसीईआरटी में, उसी चित्र के नीचे सबके लेखक का नाम दिया गया है। ये 10वां चैप्टर है 1857 क्रांति चित्र से। मैं आपको जब भी पढ़ाया हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि चित्र के नीचे जो दिया होता है उसको याद रखिए, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं और संभावना बढ़ जाती है। वहीं के नीचे वाला क्वेश्चन ही क्या हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन उठा करके रख दिया है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए संभवतः प्राचीन नाम कौन सा इस्तेमाल किया गया, यानी किसके लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया? दोस्तों अगर हम बात करें तो मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? हड़प्पा के लिए। मेसोपोटामिया वाले मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लिए। इसीलिए उसको लोग मेलुहा, नाविकों का देश मेलुहा को बोलते थे, मेलुहा हड़प्पा को। अच्छा, दिलमुन आज का जो है वो बहरीन, बहरीन जो है खाड़ी देश है, इसके लिए इस्तेमाल होता था। और इस बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का इस्तेमाल होता था। ये दोनों हो गया। मगान जो होता था ये ओमान के लिए इस्तेमाल होता था। और अब ये कह रहा है कि ओमान शब्द के लिए कौन सा प्राचीन नाम इस्तेमाल होता था? तो मगान होता था। इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? मगान हो जाएगा। कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको रटा जाता है, जैसे किसी लेखक का नाम है उसको रट जाइए, कोई बात नहीं। कोई चित्र किसने बनाया उसको, क्योंकि उससे रिलेटेड अब कोई उसमें संभावना नहीं है समझने की, लेकिन समझने वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी संभावनाएं दिखते रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विवाह के। अब देखिए ये चैप्टर नंबर विवाह के समय मिले, यानी चैप्टर नंबर 3 पहला बुक, चैप्टर नंबर 3 जो है और वो पहला बुक का है क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 पहला बुक। उन उपहारों को जिन पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था क्या कहा जाता था? तो जो उपहार स्त्रियों को मिलता था उसे स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। विरासत, गुप्त धन नहीं, संचित नहीं, इसे हम स्त्री धन कहते थे। उस पर केवल और केवल स्त्रियों का ही हक होता था और किसी का हक उस पर नहीं होता था, और वो स्त्री धन अपने पास रखती थी स्त्रियां। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? आपके टोटल 21 क्वेश्चन होते हैं, हम 16वें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। निम्नलिखित यात्रियों में से भारत सर्वप्रथम कौन आया था? भारत आने वाले बहुत सारे यात्रियों थे, लेकिन इनमें सबसे पहले कौन आया? भैया अब्दुल रजाक तो विजयनगर में आया था, यानी बादे में आएगा। इब्न बतूता तो भैया 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1333 के बाद ही अब्दुल रजाक भी आएगा। फ्रांसवा बर्नियर तो बहुत ही बाद में आया था। अल बरूनी जो आया था ये मध्यकाल में ही आया था। ठीक है, 1000 के बाद ही आया था लगभग के आसपास में। तो अल बरूनी जो तंजियर का रहने वाला था, ठीक है, वहां से आया था भारत में। तो कौन यात्री भारत में सबसे पहले आया? तो अल बरूनी आया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहा जाता है? ये आपका भक्ति और सूफी वाला चित्र है, यानी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। और वहां पे जब देखेंगे ना एनसीईआरटी में, तो मुकुट का नगीना एक मस्जिद भी बनाया गया है और उसका नाम मुकुट नगीना कहा गया है, जो वर्तमान में श्रीनगर में उपस्थित है।
तो श्रीनगर में अगर उपस्थित है तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शाह हमदान मस्जिद जो श्रीनगर में उपस्थित है। इसी तरह से क्वेश्चन और भी है, देखिए अतिया मस्जिद बांग्लादेश में, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। जो मस्जिद चित्र दिए गए हैं, चित्रों से क्वेश्चन उठा करके रख दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन कीजिए तथा रिक्त स्थान भरिए। 15वीं शताब्दी में देश के शक्तिशाली शासकों को गजपति कहा जाता था। कहाँ के शक्तिशाली शासक को गजपति कहा गया, तो उड़ीसा के शासक को। उड़ीसा, ये विजयनगर का क्वेश्चन है, कौन सा है, विजयनगर चैप्टर नंबर 7 का है, जहां पर केडी राय जो कृष्णदेव राय थे ना, उन्होंने हमला भी किया था, और गजपति यानी उड़ीसा के शासक होते, जहाँ पे हाथियों का बहुत सारा भंडार था, जंगल से हाथियां मिलती थी, तो उड़ीसा हो गया। वहां एक राजा अपने आप की उपाधि लेते थे जिसे गजपति भी कहा जाता था। अब आता है कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए कथन, ये वचन है और इसमें देखना है कि दोनों बातें किसके बारे में कही गई है। इनका भारत का चित्रण द्वीप विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में देखा है, यूरोप के उल्टा के रूप में देखा है। इसके अनुसार मुगल भारत तथा यूरोप में मूल भिन्नताओं में से मुगल एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। यानी यहाँ पर निजी स्वामित्व के अभाव के बारे में कौन व्यक्ति बताता है, नाम था, फ्रांस का रहने वाला था, आया था, जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ही इस बात की बात करता है। अब्दुल रज्जाक तो इस समय आया ही नहीं था, ठीक है ना, अबुल फजल भी नहीं था, कार्ल मार्क्स भी नहीं, तो यही मुगल काल में आए थे और इसने इसकी बात किया था। यात्रियों के नजरिया में 3 ही लोग आए थे, एक तो कौन आया था, एक आया था आपको अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर ही इसका उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, विजयनगर यानी चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, चैप्टर नंबर 7। इस तरह से दोस्तों मैंने देखा आपको सारा चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा है, ठीक है, हर चैप्टर से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ ही रहा है, ठीक है। विजयनगर के संदर्भ में कुदिराई चट्टी का क्या तात्पर्य, कुदिराई चट्टी किसे कहा जाता था, तो जो घोड़े के व्यापारी होते थे ना, उन्हीं को हम क्या कहते थे, कुदिराई चट्टी कहते थे, घोड़े के व्यापारी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21वीं हिस्ट्री में होता है। कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में पहले पेशेवर पुरातात्विक तथा यूनान और क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव भी रखने वाले जनरल डायरेक्टर कौन थे, इनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था दोस्तों, जॉन मार्शल इनका नाम था। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको टोटल 21 क्वेश्चन जो आता है, ये आपका प्री बोर्ड का सेट था। मैं लगातार आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQ करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ताकि आपको ये आइडिया पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, कौन कौन चैप्टर से टच कर रहे हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन टच कर रहे हैं, ये आपको आइडिया हो, आप इसे बनाए। हो सकता है कि इसमें से 2-4 21 क्वेश्चन का मामला है ना, 2-4-5 रिपीट भी कर सकता है, और नहीं रिपीट करेगा तो उसी के आसपास जो मैं आपका व्याख्या करता हूं उसी व्याख्या से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें पूरा देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, ताकि पूरा देखेंगे तो एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर केवल भगा भगा करके एक खाली MCQ देखेंगे तो एक रटेंगे, एग्जाम में वो आएगा नहीं, वहां से व्याख्या क्या आएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप पूरी तरह से देखने का प्रयास करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, और फिर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।